एक्सरसाइज 8.5 का बेसिक्स देख लेते हैं। कुछ फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिए। अब जब भी ये एक्सरसाइज करेंगे, याद रखना ये एक्सरसाइज करने के पहले आपने ये फॉर्मूला जरूर एक पेज पे लिख के अपने साइड में रख लेने हैं। पहला फॉर्मूला है k इज इक्वल टू डी थीटा बाई टी एस, विच इज ऑल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ डबल आर डैश। दूसरा फॉर्मूला है रो इज इक्वल्स टू 1/k। तीसरा है डी टी बाई डी एस इज इक्वल टू आर डबल डैश। इसी आर डबल डैश का अगर मैग्नीट्यूड कर दूं तो वो कप्पा बन जाएगा के। यहाँ पर ये है, इसी का अगर ऐसे मैग्नीट्यूड कर दूं तो यही फॉर्मूला ऊपर। और ये है टाव, ये होता है डी फाई बाई डी एस। या अगर इसी को मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म में लिखना है तो वो है डी बी बाई डी एस। इन टर्म्स का मतलब क्या है, ये नोटेशंस का मीनिंग क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। बट ये पांचों आपके साइड में लिखे होने चाहिए जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे। अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, एक बार स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से कि इसमें ये कहना क्या चाह रहा है। डेफिनेशन नॉर्मल लाइन की बहुत बार कर चुके हैं। कैसे होती है, कोई कर्व है, कर्व पे कोई टेंजेंट है, ठीक है, टच कर रही है क्योंकि टेंजेंट है तो, और इस पे नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दो। ये हो गई नॉर्मल लाइन एट अ पॉइंट। अब एक पॉइंट पे बहुत सारी नॉर्मल लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं, तो इसी पॉइंट पे अगर ऐसे बहुत सारी नॉर्मल्स लाइन ड्रॉ हो जाए तो इनका लॉकस बन जाएगा। लॉकस का मतलब होता है झुंड। तो यहाँ पर इतनी सारी परपेंडिकुलर लाइंस का जब ये लॉकस बन जाएगा, इस लॉकस को हम कह देंगे नॉर्मल प्लेन एट दिस पॉइंट। ठीक है, पहले लाइन, और जब हम न्यूमरस लाइन ले लेंगे, लॉकस ऑफ नॉर्मल लाइंस एट दिस पॉइंट, इसको आप क्या कह दोगे, नॉर्मल प्लेन। तो नॉर्मल लाइन, नॉर्मल प्लेन। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज की, और एक जो इसकी थियरी वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। एक दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है। तो इसका थियरी वाला पार्ट, डेफिनेशन वाला पार्ट ध्यान से करना, उसमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और जो न्यूमेरिकल वाला बनता है वो बनता है ऑस्किलेटिंग प्लेन में से, वो अच्छे से कर लेना। ये इक्वेशन बार बार काम आएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डॉट आर डैश, ये हमने पहले भी किया है। दोस्त हमारी डेफिनेशन ये रही, एक होती है प्रिंसिपल नॉर्मल, एक होती है बाई नॉर्मल। मैंने आपको ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन बताया था। ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन के अंदर जो नॉर्मल लाई करता है, इसको आप कहते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल। ठीक है, और इस प्रिंसिपल नॉर्मल के और ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है, इसको कहते हैं बाई नॉर्मल। तो प्रिंसिपल नॉर्मल ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन के अंदर होता है। ठीक है, और बाई नॉर्मल जो होता है वो ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो देखा जाए तो ये एन और बी कुछ इस तरीके से बने, जैसे एक्स वाई एक्सिस बनते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये होता है। बाई नॉर्मल और प्रिंसिपल नॉर्मल में क्या रिलेशन है, बाई नॉर्मल और प्रिंसिपल नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये अच्छे से याद रखना। एन मतलब प्रिंसिपल नॉर्मल, बी मतलब बाई नॉर्मल। प्रिंसिपल नॉर्मल यानी ऐसा नॉर्मल जो कि ऑस्किलेटिंग प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। बाई नॉर्मल यानी ऐसा नॉर्मल जो कि ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये ऑब्जर्वेशन पढ़ लेना कि बाई नॉर्मल और प्रिंसिपल नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होते हैं। और जो प्रिंसिपल नॉर्मल है वो ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन के इनसाइड होता है, बाई नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर होता है। ये पॉइंट चारों इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। अब ये जो तीन चीजें हैं, टी एन बी, इसी सीरीज में इसको याद कर लेना। टी एन बी, जैसे आई जे के। ठीक है, तो बी काम करेगा के की तरह, एन काम करेगा जे की तरह, और टी काम करेगा आई की तरह। तो जब आप ऐसे बनाते हो तो ऐसे होता है, आई जे के, ऐसे ही बनाते हैं। तो अब बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे, टी एन बी, राइट। सो whenever we use this kind of things,
सॉरी, स्टार्ट करते हैं दोबारा से। प्लेन जब भी हम डिफाइन करेंगे तो टी एन बी, ये तीन मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। अच्छा, जैसे आई जे के काम करते हैं वैसे ही ये काम करेंगे। आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, राइट। और आई डॉट जे के होता है, आई डॉट जे के होता है, जे डॉट के आई होता है। ये सेम टू सेम रहेगा, बस आई जे के की जगह पे क्या हो जाएगा, टी एन बी। अगर भूल जाओ कि पहले टी आएगा कि एन आएगा कि बी आएगा, उसको याद करने का तरीका ये कि आप एबीसीडी वाले तरीके से याद कर लो। पहले बी आता है, फिर एन आता है, फिर टी आता है, तो इधर जाना है आपने। ठीक है, टी एन बी इस तरीके से याद रखना है। और आई क्रॉस जे इज के, है ना। अगर डॉट प्रोडक्ट अलग के साथ कर देते हैं तो जीरो होता है। सॉरी, यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया। जे डॉट के आई डॉट जे ये जीरो होते हैं, आई डॉट आई वन होता है, तो ये जीरो और वन होता है। क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं तो वो तीसरे के इक्वल आती है। किसी दो की क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के इक्वल आती है, ठीक है ना। अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो वो माइनस ऑफ के इक्वल आएगी। इट इज लाइक दैट। तो ये टी एन बी, अगर तीन नोटेशन क्लियर हो तो ही आगे जाना, अगर तीन नोटेशन नहीं क्लियर है तो तीनों नोटेशन को दोबारा से एक बार पढ़ना। और ये टी एन बी प्लेन आपके एक्स वाई जेड और आई जे के प्लेन की तरह अब आपके चलने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एक सेकेंड। चलिए, अब प्लेन एक बार इनकी नोटेशन दोबारा से आ गई है तो एक बार यहाँ पे फिर से क्लियर कर देती हूँ। ये बेसिक मैं आपको इसलिए करा रही हूँ, इस एक्सरसाइज में बेसिक ही समझने वाला है। बेसिक समझ में आ गया तो उसके बाद कहीं टाइम नहीं लगने वाला है। तो वही बना लो फिर से, टी एन डी। यहाँ पर आएगा टी, यहाँ पर आएगा एन, यहाँ पर आएगा बी। ठीक है, तो जो प्लेन टी और एन को टच करे और बी के परपेंडिकुलर हो उस प्लेन को कहते हैं ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन। यानी यहाँ ये जो प्लेन आएगा ये हो गया ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन। ठीक है, दूसरा नॉर्मल प्लेन देख लेते हैं। अच्छा, ये टी किसके लिए है, टेंजेंट के लिए। ये एन किसके लिए है, प्रिंसिपल नॉर्मल के लिए। ये बी किसके लिए है, बाई नॉर्मल प्लेन के लिए, जो अभी भी पढ़ के आए थे। ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल नॉर्मल यानी एन और बाई नॉर्मल यानी बी, इन दोनों को तो टच करे और इस टी के ऊपर पेंडिकुलर, तो यहाँ पर जो ये प्लेन आएगा इसको क्या कह देंगे, नॉर्मल प्लेन। ठीक है, ऑस्किलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन। नया जो आया है वो आया है आपका रेक्टिफाइंग प्लेन। रेक्टिफाइंग प्लेन क्या होता है, जो टेंजेंट टी और बाई नॉर्मल बी को तो टच करे। ठीक है, और ये जो एन है इस एन के परपेंडिकुलर हो, राइट। इसको हम कह देंगे रेक्टिफाइंग प्लेन। तीनों प्लेन की डेफिनेशन याद रखना, कौन किसके परपेंडिकुलर है कौन किसके कोलिनियर, बस वो है कि जो बाई नॉर्मल है वो किसको टच करता है, बाई नॉर्मल प्लेन आपका टच करता है
कौन से सॉरी, नॉर्मल प्लेन किस किस को टच करता है, प्रिंसिपल नॉर्मल को और बाई नॉर्मल को। परपेंडिकुलर किसके होता है, टी के यानी टेंजेंट के। ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन कौन से प्लेन को टच करता है, एन को और टी को, यानी टेंजेंट को और प्रिंसिपल नॉर्मल को। और परपेंडिकुलर किसके होता है, बाई नॉर्मल के। ऐसे ही जो रेक्टिफाइंग प्लेन है वो ये टच किस किस को करता है, टी को और बी को। और ये परपेंडिकुलर किसके है, एन के। ठीक है, ये वाली चीजें इसमें याद रखने वाली थी, और यही वाली डेफिनेशंस यहाँ पर गिवन भी है, तो एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेना। डेफिनेशन देखो कैसे लिखनी है, यहाँ से शॉर्टकट ही बता देती हूँ। जो ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन होता है उसकी हम कैसे लिखते हैं, इक्वेशन मैथमेटिकल अगर लिखनी है तो ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करोगे, जिसके वो परपेंडिकुलर है। तो ऐसे ये और ये, तो यहाँ पर ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन है तो ये इसके परपेंडिकुलर है ना, ये है आपका बी, तो डॉट प्रोडक्ट कर देना बी के साथ। ठीक है, अगर आपको पूछी जाए भाई नॉर्मल प्लेन की लिख के बताइए, तो ये ऐसे है, नॉर्मल प्लेन यहाँ लाई कर रहा है, तो किसके परपेंडिकुलर है ये, टी के। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और बाहर लिख देना टी, डॉट लगा के। ठीक है, अगर इक्वेशन पूछी जाए रेक्टिफाइंग प्लेन की, तो फिर रेक्टिफाइंग प्लेन किसके नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर है, एन के यानी प्रिंसिपल नॉर्मल के। तो फिर आप कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और बाहर डॉट लगा के लिख देना एन। ठीक है, ये हो गई आपकी तीनों की तीनों डेफिनेशन। इसके आगे आता है डायरेक्शंस ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाय नॉर्मल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। कर्वेचर, ये फॉर्मूले जो मैंने देखो यहाँ पर लिखे हुए थे, कर्वेचर कितना कर्व है, कितना घुमा हुआ है ये ऑब्जेक्ट। यानी अगर आपने कोई आपको कोई वायर दी और आपने उसको इतना सा घुमाया, एक और वायर दी उसको आपने इतना घुमा दिया, तो इसमें थोड़ा सा कर्व है, इसमें कर्व आपने ज्यादा दे दिया, तो कितना कर्व किसी पॉइंट पर है, इसको कहते हैं उसका आर्क रेट या उसका कर्वेचर। ठीक है, वो कर्वेचर कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है कप्पा से, और कप्पा होता है डी थीटा बाय डी एस। अब थीटा यानी आपने कितने एंगल से किया है, कितनी आर्क ली है, वो सारा कुछ होता है, बस नोटेशन याद रखना। कप्पा दैट इज द कर्वेचर, वो इक्वल होता है डी थीटा बाय डी एस। और यही इक्वल होता है आर डबल डैश के मैग्नीट्यूड के, फॉर्मूला नंबर वन। ठीक है, अगर इसको रेसिप्रोकेट कर दे तो यानी वन बाय के कर दे तो इसको को बोले कप्पा। ठीक है, अगर वन बाय के कर देंगे तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा, जिसको कि रोहो कहते हैं, दैट इज योर सेकेंड फॉर्मूला। हम्म, अब आ जाते हैं याद करने वाली चीज, जो कि आपने इसमें ये रहा देखो यहाँ पर जो के है, कर्वेचर है, वो क्या होता है, जो आर डबल डैश का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी को आप आर डबल डैश का आर डबल डैश को डी टी बाई डी एस, पॉइंट नंबर थ्री। तो के की चार नोटेशन बता दी मैंने आपको। के को के भी बोल सकते हो, डी थीटा बाई डी एस बोल सकते हो, डी टी बाई डी एस का मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, आर डबल डैश का मैग्नीट्यूड बोल सकते हो। तो ये चारों का मतलब एक ही हो, कौन से, कप्पा, डी थीटा बाई डी एस, आर डबल डैश का मैग्नीट्यूड, एंड डी टी बाई डी एस का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कप्पा का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर रहो वन बाय के। ठीक है, और डी टी बाई डी एस आर डबल डैश के इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड लगा दोगे तो कप्पा के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही टाउ, टाउ टॉर्जन होता है, टॉर्जन वही आर्क रेट को ही टॉर्जन कहते हैं, आर्क रेट रोटेशन आप जो करते हो ना, आर्क रेट ऑफ रोटेशन, उसको आप टॉर्जन कहते हैं। टॉर्जन को टाउ से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी फाई बाई डी एस, यहाँ थीटा एंगल था तो डी थीटा बाई डी एस, यहाँ फाई एंगल रहेगा तो डी फाई बाई डी एस। ठीक है, इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी बाई डी एस भी बोल देते हैं। और इसका अगर आप रेसिप्रोकल कर देंगे वन बाय टाउ, इसको कह देंगे रेडियस ऑफ टॉर्शन। तो एक बार ये पांच फॉर्मूले प्लीज लिख भी लेना जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे साथ के साथ में। अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के मेन काम पे। ये है आपका सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला, इसमें से या तो इनको प्रूव करना आ जाता है
या कहीं ना कहीं ये अगर आपने सीख लिया तो इसके बाद ये एक्सरसाइज में कुछ भी करवाने का नहीं रह जाता, इसके बाद आप खुद से कर सकते हैं। तो मैं ये 3 प्रूफ आपको अच्छे से कराऊंगी, उसके बाद इसमें एक्सरसाइज में जो भी आपसे ना हो, जो भी आपको ना समझ में आए, या कुछ ऐसा हो जो आपको लगता है करवाने वाला है, वो मुझे बता देना। अभी मैं ये 3 प्रूफ करा के इसको एंड करूंगी, ठीक है। dt/ds को के, अब देख लो क्या प्रूफ करना है, और फिर सारे के सारे प्रूफ इस एक्सरसाइज के ऐसे ही होंगे, मैं बता दूंगी कौन से करने हैं कौन से नहीं करने। dt/ds, तो एक t था, एक n था, एक b था, ठीक है, यही था। एक t, एक n, एक b, तीनों का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s करना है, तीनों का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s करना है। तो जब t वाले का करेंगे तो यहाँ पर कप्पा आ जाएगा, बी वाले का करेंगे तो टॉर्जन आ जाएगा, है ना, और जब एन वाले का करेंगे तो दोनों ही आएंगे, ठीक है। और साथ में ये एन तो मल्टीप्लाई में आ ही रहा है, तो प्रोसीजर सेम रहेगा। देखो कैसे, जिसको प्रूव करना है ना, इसको अपन दो चीजों के परपेंडिकुलर दिखा देंगे, और फिर इन दोनों चीजों का किसी तरीके से यूज कर लेंगे। तो इसका थीम ये रहने वाला है कि जो जो भी लेकर के चले हो ना, उसको किसी दो अलग अलग चीज के परपेंडिकुलर दिखा दो। और दो अलग अलग चीज के परपेंडिकुलर दिखाना क्यों है, ये तो हम अभी भी पढ़ के आए थे ना। जो टी है ये एन के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी, जो बी है ये एन के और टी के परपेंडिकुलर है, जो एन है ये टी के और बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पहले वाले फॉर्मूले में इधर क्या है, टी है, तो ये रहा टी आपका यहाँ पर एक्स एक्सिस की जगह पे। टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस करना है, और इक्वल टू में कप्पा आ जाना चाहिए। तो कप्पा वाले जो 4 फॉर्मूले थे वो याद रखना माइंड में। आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं ना, उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो जो टाउ एन है वो भी यूनिट वेक्टर होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है। उसी का यहाँ पर यूज करेंगे। और यूनिट वेक्टर को आप, सॉरी, टी को जो यहाँ पर है, आप चाहो तो dr/ds लिख दो, चाहो तो टी लिख दो, एक ही बात है। चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है टी का मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिट वेक्टर है, तो t.t, i.i 1 होता है, ठीक है ना। यानी इसको इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं ना, i² = 1 या t² = 1। इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगे तो 2t t डैश, यही आएगा, इक्वल टू में 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t × t डैश = में 0। और जब भी किसी दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो दो चीजें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। यहाँ पर इस t को पकड़ के रखो, सिर्फ इस t को परपेंडिकुलर दिखाएंगे। t को हमने किसके परपेंडिकुलर दिखा दिया, यहाँ पर t डैश पे, ठीक है। तो t डैश किसके परपेंडिकुलर आ गया, t के। अब t के परपेंडिकुलर तो दो चीजें होती हैं, एक n और एक b। अब ये n और b में से भी अगर हम डिसाइड कर लें तो फिर हमें पता चल जाएगा वो तीसरे के परपेंडिकुलर जाएगा या पैरेलल जाएगा, ठीक है। अब ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन वाली इक्वेशन में पुट कर दो इसको उठा करके, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये इसके। तो ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन की इक्वेशन तो ये थी, ठीक है। इसमें हमने उठा करके आर की जगह पे टी रख दिया, तो टी डैश ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन में लाई करता है। और ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन तो मैंने आपको बताया था यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, जो कि बी के परपेंडिकुलर होता है, यानी टी डैश बी के भी परपेंडिकुलर है, टी डैश एक्स एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है, टी डैश जेड एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो आपका टी डैश है ये यहाँ कहीं लाई करता है, किसके पैरेलल हुआ, टी डैश एन के पैरेलल हुआ, ठीक है। ये यहां से निकल के आया, तो जो मैंने कहा था दो के पैरेलल, दो के परपेंडिकुलर दिखा देंगे, तो हमने सबसे पहले तो ये वाला यूज करके टी और टी डैश को परपेंडिकुलर दिखा दिया। अब ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन यूज करके टी डैश और बी को परपेंडिकुलर दिखा दिया, तो हमें पता चल गया जो हमारा टी डैश है ये एन के कोलिनियर हो गया। लेट मी जस्ट इरेज दिस थिंग्स। ठीक है, देन तो टी डैश दो के परपेंडिकुलर आ गया, टी के और बी के, ठीक है। तो टी डैश इज पैरेलल टू टी क्रॉस बी, ये जो एन है
इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट I क्रॉस J इज इक्वल टू K ना, तो T क्रॉस B इज इक्वल टू N। ठीक है, तो N के पैरेलल आया था ना, ऐसे यहाँ पर आया था ना T डैश, तो ये यहाँ पर या तो N लिखूं या फिर N को ही मैं T क्रॉस B भी तो लिख सकते हैं। बस वही लिख के आया कि किसके साथ किसके आया है ये कोलिनियर, पर पैरेलल किसके है, N के, और N को क्या लिख सकते हैं, T क्रॉस B। ठीक है, T डैश यहाँ पर देखो ये रहा T डैश dt/ds किसके इक्वल है, R डबल डैश के। ठीक है, ये R डबल डैश लिख दिया, और R डबल डैश का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, K के। तो आ गया यहाँ से मोड ऑफ T डैश इज इक्वल टू K। और जब K हटाते हैं ना, तो यूनिट वेक्टर आ जाता है, जैसे कि x² = 1, तो x इज इक्वल टू +-1 ये होता है ना। जब यूनिट वेक्टर होता है, मॉड हम हटाते हैं, तो साथ में यूनिट वेक्टर जैसे I J के ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो प्लस माइनस कप्पा तो आएगा, साथ में यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, तो यहां से आ गया T डैश इज इक्वल टू +-K N। ठीक है, और डायरेक्शन क्योंकि हम पॉजिटिव लेते हैं, तो माइनस वाले को हटा देंगे, तो T डैश इज इक्वल टू K N। T डैश को dt/ds भी लिख सकते हैं, यही तो आपने प्रूफ करना था। सेकंड वाला देखो, उसमें क्या रहेगा, सेकंड वाले में T की जगह पे B है, तो एक तो वैसे का वैसे वाला रख लेना, क्योंकि T की जगह पे B दे दिया इसने, तो B.B इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 2B.B डैश 0 आ जाएगा, B.B डैश 0 आ जाएगा, तो B एंड B डैश एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो यानी जो B डैश है वो B के तो परपेंडिकुलर है। अब ये B क्या चीज है, यहाँ पर ये देख लो। Oops. अभी अंडू भी नहीं होगा क्या, लेट्स सी। चलो, बी के परपेंडिकुलर है। मैं एक्स्ट्रा चीजें इरेज करना चाह रही हूँ बट अब हमें क्या पता चल गया, बी डैश है वो बी के परपेंडिकुलर है, लेकिन एक और चाहिए ना, सिर्फ सिंगल से तो काम नहीं चलने वाला है। तो अब एक और के लिए क्या करेंगे, वो वाला देख लो, तीसरे वाले में ऐसे ही एन के लिए प्रूव कर देंगे। अब देखो, I.J 0, तो T.B 0। अब इसमें लगा दो प्रोडक्ट रूल, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, फिर दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज, तो T.B डैश प्लस T.B 0। अभी पहले वाले में T डैश निकाल के आए थे ना, dt/ds = N के आया था, तो आप उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। T डैश निकाला था, dt/ds क्या आया था, K, और साथ में N मल्टीप्लाई हो गया था, यही था, प्लस ये ऐसे कैसा रहेगा, तो T.B डैश K.N.B डैश। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, डॉट प्रोडक्ट दूसरे के साथ तो 0 होती है ना, अभी बताया था, I.J 0 होता है, J.K 0 होता है, K.I 0 होता है। तो I.J की जगह पे TNB देख के परेशान मत होना, N.B 0 होता है, तो ये वाली चीज तो 0 हो गई, क्या बच गया, T.B डैश 0 बच गया। इसका फायदा क्या हुआ, B डैश T के भी परपेंडिकुलर आ गया, तो क्या था हमारा, T.N.B। जब पहले वाला केस लिया था B.B वाला, ये वाला, तो B डैश जो है वो परपेंडिकुलर आ गया था B के। तो B डैश कहाँ होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता चल गया कि B डैश जो है वो परपेंडिकुलर होगा B के, इस B के परपेंडिकुलर होगा। अब यहां से हमें ये पता चल गया कि B डैश T के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी दोनों रेड लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों रेड लाइन के परपेंडिकुलर तो N है ना, तो अब ये जो नया बी डैश है ये भी
एन के साथ ही पैरेलल होगा, यानी वही टी क्रॉस बी के ही पैरेलल होगा। तो सेम टू सेम चीजें यूज हो रही हैं, बार बार रिपीटेड। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था, बी डैश इज पैरेलल टू बी क्रॉस टी, फिर से वही, तो बी डैश इज पैरेलल टू एन। अब मैग्नीट्यूड ले दो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी डैश को डी बी बाई डी एस लिख सकते हैं ना, और डी बी बाई डी एस, देखो ये रहा फॉर्मूला नंबर 4, मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी बाई डी एस इज इक्वल टू टाउ। तो टाउ आ गया। पहले क्या आ गया था, पहले डी टी बाई डी एस आ गया था। डी टी बाई डी एस से, देखो पहले वाले में क्या हुआ था, डी टी बाई डी एस आ गया था ना, डी टी बाई डी एस को हम कहाँ लेकर गए, आर डबल डैश पे, इधर मैग्नीट्यूड लगा दिया ऐसे, ये इक्वल होता है कप्पा से, है ना, और फिर मैग्नीट्यूड जाकर एन आ गया, तो बीच में एक स्टेप और था। इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं, इस बार सीधा डी बी बाई डी एस आ गया, और डी बी बाई डी एस पे जैसे ही मैग्नीट्यूड लगाया, इस बार किसी तीसरे को बीच में ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, ये सीधा ही टाउ के इक्वल आ गया। तो ये हुआ था 1 में और ये हुआ 2 में। ठीक है, बस उसमें आर डबल डैश वाला एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया था। तो बहुत इजी है, एक बार करके देखने की जरूरत है, सिर्फ लिख के देख लेना साथ के साथ, और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो बी डैश मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी बाई डी एस इज इक्वल टू टाउ। ठीक है, तो बी डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस टाउ। अब डायरेक्शन, इस बार बी डैश की डायरेक्शन हम ऑपोजिट लेते हैं, इतना सा याद रख लेना। तो इसमें माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि हम ये जो कह रहे थे ना कि भाई एन जो है ये 20 के परपेंडिकुलर पैरेलल आ गए, तो एक की डायरेक्शन ऐसे है, एक की डायरेक्शन ऐसे है तो ये परपेंडिकुलर ही ना आपस में, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे की ऑपोजिट है, एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, थर्ड, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, तो बी क्रॉस टी इज इक्वल टू एन। बस उधर आई डॉट, सेकेंड वाले में क्या यूज किया था, आई डॉट जे इक्वल टू के, यहाँ पर क्या, सॉरी आई डॉट जे इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, आई क्रॉस जे इक्वल टू के। तो शॉर्टकट में ऐसा याद करना, दूसरे में डॉट प्रोडक्ट यूज करना है, तीसरे में क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है। तो एन इज इक्वल टू बी क्रॉस टी, तो फिर से वही, एन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। डी टी बाई डी एस की वैल्यू निकाल चुके हो, डी बी बाई डी एस की वैल्यू निकाल चुके हो, ए क्रॉस बी डॉट सी, है ना, एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं, बी क्रॉस एन, के को अलग रख लिया, यहाँ पर एन क्रॉस टी इसको अलग रख लिया। अब वही दो की क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के इक्वल आती है, तो बी क्रॉस एन की क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, एन क्रॉस टी की प्रोडक्ट तीसरे के इक्वल आ जाएगी, तो ये टी बी माइनस की टी, यही प्रूव करना था। इसको कहते हैं सेरेट फ्रीनेट फार्मूला, और इंपॉर्टेंट है ये बहुत। अगर आप इसको एक ही मैट्रिक्स में लिखना चाहते हैं तो टी डैश एन डैश बी डैश, और यहाँ पर ये कप्पा लिख देना, जो सी पोजीशन पे गिवन है कप्पा एट टाउ, और यहाँ पर टी एन पी, इसी फॉर्मेट में इसी सीरीज में इसी साइकिल में याद रखना, टी एन बी। टी क्रॉस एन करोगे तो बी आएगा, लेकिन एन क्रॉस टी करोगे तो माइनस बी आएगा। जैसे आई क्रॉस जे करते हैं तो के आता है, जे क्रॉस आई करते हैं तो माइनस के आता है। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये वाला वीडियो आप देख लेना, इसमें जो क्वेश्चन हो आपको कुछ ना समझ में है तो मुझसे पूछ लेना।